Hi everyone, good evening. Hi, good evening Anjali, good evening Rugved, good evening Aryan. Hi Romel, good evening Sanika. आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है. जुकाम नहीं, एक्चुअली एलर्जी है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो रहेगी. ऑलराइट, सो कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? दो ही ऑप्शन है, अच्छा और बहुत अच्छा. तो आप लोग सिलेक्ट करके बताओ कैसा गया. ऑलराइट. लाइक डिड यू ऑल गिव द सेम पेपर या फिर थोड़ा अलग अलग था डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑन विच यू ज्वाइंड? अच्छा, सबका सेम ही पेपर था. ऑलराइट. सो पेपर है किसी के पास? Like they sent you the soft copy as well? दिखाओ एक बार, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. Well, just a second. Let me check. अच्छा, हाँ तो आंसर की वगैरह भी दे दिया इसमें तो आप लोगों को. फिर तो क्या ही बचा डिस्कस करने के लिए. सब कुछ तो है. कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? Right, so okay, let me kind of do a quick analysis of how the questions were. ठीक है, सो एक बार के लिए हम लोग जैसे एक बार लेट मी सी इफ आई कैन बिल्ड इन अ टेबल. सो क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू बुकलेट. ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट हाँ अगर बुकलेट के जैसा है तो लेवल में भी. राइट, सो 26 इट इज सिमिलर टू द बुकलेट. ठीक है, आई वुड से लेवल इज इजी. 27 22 molecules of SO3 will weigh as much as this many molecules. So again this is matlab, like you will not find exactly the same kind of question but it is also quite easy again. अरे इसको put करने के बाद टिक टिक करता रहेगा. This is also easy. Is it similar to a booklet question? Well, ठीक है. I would, अब क्या बोलूँ, exactly तो नहीं है but हाँ इसके जैसे तो काफी questions आपने देखे होंगे. 28th. ये तो मतलब बुकलेट के जैसा ही है. There is nothing to even discuss in this, right? Amount of 6 moles of chlorine atoms occupies how much volume? Cl atoms actually Cl gas की तरह exist करेंगे इसमें.
या चलो ये तो मतलब बहुत ही ऐसे कम्बरसम एक्सरसाइज हो जाएगी एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना। तुम लोग बताओ ना कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को टफ लगा। Which one did you find tricky? क्वेश्चन नंबर 30। मास इनका सेम है और एटॉमिक मास दिया हुआ है और एम्पेरिकल मास पूछा है। तो मास अपॉन एटॉमिक मास वुड बी द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। और मोल्स का रेशियो मतलब नंबर का रेशियो। सो m/20 is to m/40 is to m/60। ये आपके a is to b is to c का रेशियो रहेगा। सो दिस इज as good as 6 is to 3 is to 2। That's it. फोर्टी टू 42 में rocket was fueled with kerosene and liquid oxygen. What amount of oxygen would be required for every liter of kerosene? And kerosene के बारे में बता दिया। So balanced equation आपके सामने solution में लिखा है, right? उसी को आपको use करना है। मतलब like the solution given is also straightforward in the 42nd question। इक्वेशन है और क्योंकि कैरोसिन का आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है तो उससे आप मास निकाल लोगे, मास से मोल्स निकाल लोगे, उससे ऑक्सीजन के मोल्स निकाल के उसका मास निकाल लोगे। मतलब क्या करूँ उसमें। 46th question। NaI NaCl on reaction with H2SO4 give Na2SO4 equal to the weight of the original mixture taken. The percentage of NaI in the mixture is। So ठीक है, आप इसमें मतलब क्वेश्चन करना तो स्टार्ट करो। आपको इन द 46th क्वेश्चन you start at least doing the question that NaI plus H2SO4 से Na2SO4 बनेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन रहेगा प्लस आई थिंक दिस विल बी HI। ठीक है, देन दूसरा इक्वेशन रहेगा NaCl प्लस H2SO4 से कंबाइन होकर वापस से Na2SO4 प्लस HCl बना लो। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि जितना इस मिक्सचर का वेट था उतना ही मास का Na2SO4 बन रहा होगा। ठीक है, तो अब आप मान लो कि परसेंटेज ऑफ NaI इन द ओरिजिनल मिक्सचर पूछा है आपसे। ठीक है, सो आप ऐसा कर दो, इसमें अब कोई हार्ड डेटा नहीं है तो आप वैल्यूज भी मान सकते हो, वेरिएबल्स में भी डील कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो जैसा आपका मन है। तो आप बोल सकते हो इसके लेट्स से A मोल्स हैं और इसके B मोल्स हैं, तो इसके A/2 एंड B/2 मोल्स हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B by equating their mass। ठीक है, और कैलकुलेशन बहुत ही गंदा है, मतलब इसमें तो ऑप्शन भी इतने पास पास दिए हुए हैं लाइक B एंड D ऑप्शन। हाँ, ये मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन बोलूंगा।
इसके कैलकुलेशन बहुत ही गंदे दिखने वाले हैं. I would have kept this question for the last. I would have read this question. I would have realized that हो तो सकता है, but I would have not wasted time. See, I would have seen the options also कि दो ऑप्शन इतने पास पास दे रखे हैं. हाँ, अगर आपने 46 क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझदारी का काम किया है. मतलब उसको एंड में ही रखना चाहिए था. लाइक वो है दिखने में conceptually working good, but the calculation was pretty bad. So you should have not solved it there itself and wasted time. That is, I think, the key takeaway from this question. Then 47 तो आसान ही है. Aqueous solution has urea and glucose in 3:1 mass का ratio, and water and glucose in 10:1. So you can kind of take LCM and say urea, glucose and water. इनका मास आप कुछ बता सकते हो ना. वाटर एंड ग्लूकोज इज इन, अगर ग्लूकोज x है तो ये 10x है और यूरिया 3x है. मतलब ये रेशियो हो गया ना 3:1, और वाटर ग्लूकोज का 10:1. मास रेशियोज हो गए तो इनके मास आ गए x के टर्म्स में. अब आप मोल फ्रैक्शन बता दो ग्लूकोज का. ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन विल बी मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन द टोटल मोल्स. ठीक है, ये ग्लूकोज के मोल्स हो गए, वाटर के मोल्स हो गए, और यूरिया के कितने हो जाएंगे 3x/60. तो इनको आप करोगे x तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा. यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, 29th कहाँ पे आ गया. बट बढ़िया एंटरटेन सच क्वेश्चंस. इतना इजी, इतना प्रैक्टिस करा है आप लोगों ने. बुकलेट के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे हो दोबारा. हाँ तो ठीक है ना. 47 में सी एंड डी ऑप्शन सेम है तो क्या हुआ. आंसर नहीं है ना उनमें से कोई सा भी. तुमको बोनस चाहिए शिवा. तुम जाके हंगामा कर दो. ऐसे कैसे दो ऑप्शन दे दिए, मुझे लगा, मैं कंफ्यूज हो गया. अदरवाइज मुझे तो आता था क्वेश्चन. आई वुड हैव स्कोर्ड इन दिस क्वेश्चन. But it was that two options were given the same that made me like not attempt the question. So either this question should be not considered, or if considered then should be given as bonus. Okay. So yeah, I think what I would advise you is to analyze your paper. Okay. In fact, make a habit of analyzing your paper, and try and do this thing. Try to identify the gap between your actual score and potential score. ठीक है. क्या होता है ये गैप एक्चुअल स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर के बीच में. सो एक्चुअल स्कोर तो जब आपने एग्जाम लिखा एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका एक्चुअल स्कोर अपने आप पता पड़ जाएगा. पोटेंशियल स्कोर के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड फॉलो एज एन एक्सरसाइज बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशंस. ठीक है. सो इस केस में टेक टाइम. ठीक है, नो टाइम प्रेशर ऑन यू. Don't look at solutions. Don't discuss paper with friends. ठीक है, don't look at solution. Don't discuss. ठीक है, and retake the test. ठीक है, without
time restriction. And then see what is your potential score. ठीक है. इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आपके सही भी आ चुके होंगे, मतलब आपने से एक्चुअल स्कोर दे, मतलब एक्चुअल पेपर देते वक्त आपको दिखा होगा कि ये तो क्वेश्चन मुझे आ गया था, तो उनको भी आप डबल चेक करो. ठीक है, स्पेंड दैट टाइम डबल चेक कि हाँ मतलब मैंने सही करा है कि नहीं करा है. ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट कर लिए थे उनको भी डबल चेक करो. एंड आफ्टर दिस देन मैच योर स्कोर विद द एक्चुअल स्कोर और ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है. दिस विल बी योर immediate improvement opportunity. ठीक है, this is something which will help you to understand कि what you should immediately work on improving. ठीक है, you will find that these gaps which are there, they are sometimes because of time problem. कई बार किसी स्टूडेंट का पेपर छूट गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने 47 जैसे क्वेश्चन में 10-15 मिनट दे दिए फॉर नो गुड रीजन. ठीक है, sometimes it could be careless mistakes that you made. ठीक है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना क्या टाइप की केयरलेस मिस्टेक्स आपने करी है. ठीक है, जिसकी वजह से ये गैप है बिटवीन एक्चुअल स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर. एंड समटाइम्स इट कुड बी कॉन्सेप्चुअल गैप्स ऑल्सो, कि मतलब आता ही नहीं है सॉल्व करना. इवन इफ गिवन द टाइम, मैंने ट्राई करा बट मेरे से तब भी नहीं हो रहा है. हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा वीक रह गया हो, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई what was the problem area and then work on that specific area rather than being general in your approach कि मेरे तो 100 मार्क्स का पेपर था फिजिक्स का, 100 मैथ्स का, 100 केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में मेरे कम नंबर आए तो मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो अभी मैं बस केमिस्ट्री को गालियां देना शुरू कर दूंगा. ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक होना. ठीक है, गाली भी देनी है तो स्पेसिफिक होके देना. केमिस्ट्री में पीओएसी साला बहुत खराब है. That will at least help you target what you should improve at. ठीक है, so please do this analysis bit जब आपको टाइम मिले. Now let's resume with our discussion of periodic properties chapter. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या टारगेट लिया था? ध्यान से ऑब्जर्व करना. रिकॉर्डिंग कौन सा था? आई थिंक रिकॉर्डिंग नंबर 8 होगा. देन मैंने आपको डीपीपी 1 2 3 दिया था. ठीक है, एंड देन मैंने आपको बुकलेट के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे. ठीक है, बुकलेट में भी आई हैड गिवन यू एफबीओ, एफबीएस एंड गेट इक्विप्ड टू मेंस. ठीक है, नाउ विद इन द बुकलेट इटसेल्फ आई थिंक एफबीओ एंड एफबीएस का सेक्शन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, बट ठीक है, फिर भी I will take up any doubts that you have first. ठीक है, because these questions were based on ionization energy and electron gain enthalpy. तो पहले इनके doubts close करते हैं. ठीक है, so let me first pick up booklet and DPP doubts. Then we will start with our conceptual doubts का discussion. So सबसे पहले booklet में आ जाते हैं. Booklet में FBO में any doubts you have? First let me know FBO के questions. FBO हम लोगों ने इनफैक्ट लास्ट क्लास में डिस्कस करा था,
if I correctly remember. We went question by question in that case. ठीक है, so FBS is sorted. Sorry, FBO is sorted. FBS में any questions that you have doubt in? Alright, 23rd एक आया है, डिस्कस कर लेते हैं, देख लेंगे कैसा है. Any other question in FBS? Alright, एक बार देख लेते हैं ये FBS का 23rd क्वेश्चन क्या है. वेरिएबल बैलेंसी वाला. ओह, तो ये तो इनके कंसेक्यूटिव जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी रहता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप कम रहता है. सो जो अपन ने एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हुए देखा था, दैट अगर सक्सेसिव आई के बीच में गैप 16 eV से ज्यादा होगा तो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, द लोअर वैलेंसी वुड बी relatively more stable. और अगर 11 eV से कम होगा गैप तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर वैलेंसी है, दैट विल बी relatively more stable. बट अगर सक्सेसिव आई के बीच का गैप इन दोनों के बीच में रहेगा, 11 and 16 के बीच में, then both of those oxidation states or valencies are something which are generally same. So that is what happens, that is the reason behind this variable valencies shown by transition and non-transition elements. ठीक है. Then even in non-transition, मतलब जो ये आपके p ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे ना, p ब्लॉक में जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. अब जैसे नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है, ठीक है, या फिर HNO3 या आई थिंक आई शुड से N2O5 फॉर्म करता है, ठीक है. सो इट शोज वैलेंसी फ्रॉम -3 to +5 के बीच में डिफरेंट वैलेंसी शो कर सकता है. NO, NO2, N2O4, डिफरेंट वैलेंसीज ये शो कर सकता है इन डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है. हाँ, देन FBS में 15th क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, ये वाला. किसी से हुआ ये वाला क्वेश्चन? Was anyone able to do this question? किससे हुआ? चलो, तुम्हारा तो मैं मान सकता हूँ, पूर्णा तुमसे हुआ होगा. रत्नेश से भी हुआ. ऑल राइट. बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? डाउट कौन पूछेगा? कहाँ गया ये सुमित? सुमित, तुमसे हो गया था ये वाला क्वेश्चन? डाउट तो नहीं पूछा फिर तुमने? या इतनी लाइंस देख के ट्राई नहीं करा? बोले इतना सारा लिखा हुआ है, इसको देख के मुझे डिसलेक्सिया हो जाता है. इतना लंबा आएगा तो सर आप ही ने बोला है छोड़ देने का, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ घर पे क्वेश्चंस छोड़ने की. ऑल राइट. सो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. यहाँ पे फोकस करना यश. इसमें एक चीज का ये ध्यान देना, ठीक है, वन ऑफ द
important notes before you start understanding or working on this question is the fact that IE, ठीक है, or you should say delta H IE and delta H EG are defined on a per mole basis. ठीक है, something kilojoule per mole, something calorie per mole. So ये चीज आप ध्यान रखना एंड उसके हिसाब से अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे. That you have Avogadro number of atoms of X, मतलब आपके पास 1 mole of X रखा है. ठीक है, नाउ उसमें से आधा अमाउंट यानी कि हाफ मोल X जो है, it transfers electron to the other half. ठीक है, and as a result what we have is X plus and X minus that are formed. Half of the atoms of X transfer 1 electron to the other half. ठीक है, ये एक प्रोसेस हुआ एंड इसके लिए बोला जा रहा है दैट डेल्टा H इज प्लस 409 किलो जूल. ठीक है, वाई प्लस साइन, बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इट इज बीइंग एडेड. देन आपसे बोला जा रहा है इफ द X माइनस आयंस दे सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट टू X प्लस आयंस. ठीक है, जो X माइनस आयन है हाफ मोल, they convert to X plus ions by losing 2 electrons. Then again the amount of energy added, ठीक है, वापस से यहाँ पर देखना, the amount of energy added must be 733 kilojoules. So ये 733 kilojoules है. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, सेकेंड रिएक्शन के लिए, in which ये X माइनस आधा मोल X प्लस में जा रहा है. अब इनको यूज करके हमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछा जा रहा है. सो नाउ इफ यू नोटिस, you will have to think of how these processes are related to delta H IE and delta H EG. So if you notice, X giving X plus electron, ठीक है, this is delta H IE. ठीक है, and this is supposed to be for 1 mole. ठीक है, so if I am calculating it for half mole, then I should just divide this by 2, because delta H IE is defined on a per mole basis. ठीक है, ये 1 मोल X के लिए डेल्टा H आई रहता, तो हाफ मोल के लिए I'll just divide the value by 2. Then electron gain enthalpy क्या होता है? An electron is added to the atom, so this will be delta H Eg. ठीक है, and because again this is for half mole, I would just divide this value by 2. ठीक है, let me call this equation 1 and equation 2. Right? Now if I add 1 and 2, do we get the first, or I should rather name these equation as A and B. ठीक है, so if I add 1 and 2, do I get A? If I add these two, can you see that I am getting the first equation itself? So that means delta H IE upon 2 plus delta H EG upon 2 is equal to 409.
ठीक है, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने आया. नाउ मे बी अगेन 1 एंड 2 से आप शायद बी भी निकाल सकते हो. ठीक है, किस तरीके से? इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 और इफ यू सब्ट्रैक्ट हाँ 2 फ्रॉम 1. ठीक है, आप इसको 2 को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे. So it is basically when you subtract something, what you are doing is you are going to reverse the equation. ठीक है, so or you can simply say add 1 and -2. What is meant by -2? That you reverse it. ठीक है, -2 क्या होगा यहाँ पे नोटिस करना. That you are reversing it. तो ये हो जाएगा x minus is giving x plus electron and this will be minus of delta Eg by 2. ठीक है, so this is what you do. Now if you add 1 and this reverse of the second equation, you can see that ये x और x कट जाएगा and you will get the b वाला equation कि x minus से x plus बन रहा है and 2 electrons आ रहे हैं. So that means delta H IE by 2 minus delta Eg by 2 is equal to 733. इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एच आई ई एंड डेल्टा एच ई जी मिलेगा एंड ये मिलेंगे आपको वैल्यूज. ठीक है, इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट देम टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट डेल्टा एच ई जी विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, यू डोंट नीड टू पहले से सब्स्टिट्यूट इट और एनीथिंग. यू जस्ट टुक द वेरिएबल x and y and when you will solve these x and y, these two variables, you will get the appropriate signs automatically. ठीक है, तो it is a difficult question for students at current level. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है. मतलब then you are doing extremely well in terms of understanding the numerical part of this chapter. ठीक है, बहुत ही कम numerical part है इस chapter के अगेन अंदर. And आपसे अगर नहीं हुआ है तो it is absolutely fine because this question is not an easy question to grasp. ठीक है, it requires this analysis by understanding each and every word in the question. So मैंने यहाँ पर क्या करा आप नोटिस करोगे. ठीक है, this part is something which is given in the question. ठीक है, इसको मैंने अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में, इंग्लिश से मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसलेट करा. ठीक है, while keeping in mind the small things that इसमें साइन पॉजिटिव आएगा बिकॉज दीज आर एनर्जी दैट आर बीइंग एडेड एंड ये हाफ मोल के लिए बात हो रही है. ठीक है, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज आस्क्ड. क्या पूछा जा रहा है? डेल्टा एच ई जी एंड डेल्टा एच आई के बारे में पूछा जा रहा है एंड दैट इज ऑल्सो आई have to also take into account the note that I mentioned, that why did I divide by 2. ठीक है, that was a note that I mentioned in the beginning कि delta H IE and delta H EG they are defined at a per mole basis. तो अगर ये per mole basis बता रहे हैं और यहाँ पे इक्वेशन में इनके हाफ मोल ही हैं तो I'll just divide these values by 2. ठीक है, so this was given and this was asked. So this is what I did in the beginning part itself, that I comprehend the question and then अब मुझे इनको connect करना है. ठीक है, so this part is you can think is analysis. ठीक है, ये practice से आता है. This is something which is going to become very easy for you. Not today,
बट आज से कुछ मंथ्स के बाद जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में आप ऐसे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करते रहोगे कि आपको 2-3 इक्वेशन दे दी और उनको मैनिपुलेट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और उससे कोई अननोन इक्वेशन निकालना है. सो यू विल प्रैक्टिस दिस थरोली इन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट. अभी के लिए इट इज ओके इफ यू स्ट्रगल विद इट बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, बट समझ में जरूर आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया और उसके बाद भी यू आर डेज्ड एंड कंफ्यूज कि हो क्या गया. ठीक है, यू शुड बी एबल टू like understand the process which was done here, that how adding 1 and 2 like gives you the a equation, or how subtracting 2 from 1 gives you the b equation. ठीक है, ये समझ में जरूर आना चाहिए. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ एफबीएस का, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. अच्छा, नाउ गेट इक्विप टू मेंस के पार्ट में बताओ. एनी डाउट्स इन गेट इक्विप टू मेंस के क्वेश्चंस? 29th, okay. 48th, okay. देख लेते हैं. 29th, assuming that elements are found to complete the 7th period, what will be the atomic number of the alkaline earth metal in the 8th period? तो इसमें आप सोचो ना, 29th क्वेश्चन में कैसा होगा. यू इसमें मेरे लिए जो हिंट रहेगी वो रहेगी, रिमेंबर द atomic number of noble gases. ठीक है, this is what my hint would be. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, राइट. तो इसमें देखो कैसा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में देर आर 2 एलिमेंट्स, तो इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आ जाता है. ठीक है, देन सेकेंड पीरियड में देर आर 8 एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर 10 आ जाएगा. थर्ड पीरियड में देर आर अगेन 8 एलिमेंट्स, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्रिप्टन का 36 हो जाता है. ठीक है, फिफ्थ पीरियड में वापस से यहाँ पर 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 54 हो जाएगा. देन सिक्स्थ पीरियड में यहाँ पर 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ 4f भी भरता है. ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसे में याद दिलाऊं, 1s भरता है, यहाँ पर 2s 2p भरता है, यहाँ पर 3s 3p भरता है, यहाँ पर 4s 3d 4p भरता है, देन 5s 4d 4p भरता है, 6s 4f 5d 6p भरता है. दैट इज वाई 32 एलिमेंट्स. तो ये रेडॉन का 86 हो जाएगा. ठीक है, एंड देन वट एवर द अननोन नोबल गैस वुड बी, उसके लिए भी यहाँ पर 7th पीरियड में अब आप काउंटिंग करोगे. ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप पैटर्न से भी डिसाइफर कर सकते हो कि यहाँ पे 32 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर विल बी 118. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो देन काउंट कि यहाँ पर 7s भरेगा, 7s के बाद में 5f 6d एंड 7p. ठीक है, that is what is going to result in the 7th period. ठीक है, एंड देन 8th पीरियड की बात आएगी तो उसमें 119 will be alkali metal and 120 will be the alkaline earth metal. ठीक है, alright, then 48th question.
48th question में O2 minus and S2 minus are endothermic. Why? Because more stability नहीं, मतलब this is in fact not an explanation. I can actually paste it over here. Then we'll go option by option. ठीक है, यहाँ पर अगर ये ज्यादा स्टेबल होते तो फिर ये एंडोथर्मिक थोड़ी ना होता, फिर ये एनर्जी अब्सॉर्ब थोड़ा ना कर रहा होता, फिर तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा होता ताकि उससे सिस्टम की एनर्जी कम हो और वो ज्यादा स्टेबल बने। ठीक है, अगेन द सेकेंड ऑप्शन एनर्जी रिलीज के बारे में बात कर रहा है। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा होता, ठीक है, तो फिर वापस से एंडोथर्मिक कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो ये भी गलत ही हो गया। ठीक है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आउटवेज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आउटवेज द एनर्जी रिलीज ड्यू टू पेयरिंग। तो मे बी यहाँ पर दिस ऑप्शन सीम्स लाइक समथिंग टू डिस्कस, बिकॉज रिपल्शन होने से क्या होता है, रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, एंड मे बी यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड एनर्जी कम हो रहा होगा। बट जितना बढ़ रहा है और जितना कम हो रहा है उसमें नेट इफेक्ट वुड हैव बीन ये एनर्जी बढ़ ही रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट सेज दैट इट्स आउटवेज द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड it kind of increases the energy, and energy released it decreases the energy, but overall it is getting absorbed, and that is what explains the endothermic part, the energy बढ़ रहा होगा। So it is a not something which is a very well written kind of a question which tries to explain exactly what happens। ठीक है, but the most suitable option would be this only। ठीक है, बी ऑप्शन is something which is not going to be an explanation by itself, because अगर ये बोल रहा है एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से एंडोथर्मिक क्यों होगा फिर प्रोसेस। ठीक है, फिर तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए था ना। दैट इज वेयर दिस बी ऑप्शन डज नॉट मेक मच सेंस। ठीक है, नाउ इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोगों को गेट इक्विप्ड टू मेंस में 33rd क्वेश्चन कैसे आ गया। 33rd किसी का डाउट नहीं है? 33rd में आप सब लोगों ने आंसर कर लिया? हाँ, तो कौन पूछेगा फिर प्रत्युष, तुमने तो पूछा नहीं। किसी को आया 33rd क्वेश्चन? एनीवन विद एन एक्सप्लेनेशन? किसी ने सोचा भी कि नहीं सोचा इसके ऊपर, या आप लोग बिना होमवर्क करे आगे आए? मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है दैट गिनचुन के 4-5 लोग हैं जो कि होमवर्क करके आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम विदाउट डूइंग देयर होमवर्क। यू शुड नॉट एक्सेप्ट गेस वर्क। अगर आपने होमवर्क में गेस वर्क करा है, आप श्योर नहीं हो, सर्टन नहीं हो अपने आंसर्स को लेकर, तो टेस्ट में भी फिर आप गेस ही करते रह जाओगे। दैट इज नॉट राइट अप्रोच, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच।
हाँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डिडंट गेट द आंसर, तभी तो डाउट रहेगा ना आपको। ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं होमवर्क में सारे आंसर सही होने चाहिए, डाउट ही नहीं होने चाहिए, ऐसा थोड़ा कह रहा हूँ मैं। देयर कैन बी डाउट्स बट देन यू विल हैव टू डिस्कस दोज डाउट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो इसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करने को बोला जा रहा है ऑफ द फॉलोइंग 4 स्पीशीज, F, F minus, Cl, Cl minus. So इसमें what happens is that you should not fall prey to like noble gas configuration. ठीक है, in case of anions. ठीक है, cations में noble gas configuration attain करने पर definitely there is a surge, there is a big jump in the ionization energy, but anions के केस में don't think of noble gas configuration when it comes to ionization energy. ठीक है, how you should approach this is in an objective manner. ठीक है, between फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या ट्रेंड रहना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कैन वी रिजेक्ट सी ऑप्शन बेसिस दिस? सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, देन इसके अलावा अब बाकी कुछ आपके नोट्स में नहीं था, अब आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर नोटिस करना between F and F minus ionization energy of F will be greater than F minus। ठीक है, इसके लिए आप मल्टीपल रीजंस सोच सकते हो। ठीक है, Cl एंड Cl माइनस के बीच में भी आपको कंपेयर करना रहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन विल बी ग्रेटर देन क्लोरीन माइनस। इन दोनों के लिए आप सेम रीजन अप्लाई कर सकते हो। सक्सेसिव IE is in इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो F माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो F बनेगा, और फिर F में से आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो सक्सेसिव आई कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, F माइनस का कम होगा, F का ज्यादा होगा। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर। ठीक है, थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर कि दोनों के केस में Z तो सेम है। ठीक है, Z तो सेम है दोनों के केस में। सिग्मा बढ़ जाता है किसके लिए? अनायन के लिए। ठीक है, सिग्मा बढ़ जाएगा तो Z इफेक्टिव का क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव कम हो जाएगा ना, तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दीज टू, ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग। F माइनस F से बड़ा है, ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर F माइनस से बड़ा है, और यहाँ पर Cl माइनस से बड़ा है, तो ये भी ठीक लग रहा है। ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें भी F माइनस को F से बड़ा बता दिया एंड Cl माइनस को Cl से बड़ा बता दिया, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज द D ऑप्शन।
ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं सोचने के, दिस इज वन ऑफ द वेज, ठीक है, बट द कैच इज यू शुड नॉट फॉल प्रे फॉर द नोबल गैस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, वो चीज सही नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो हर्ष। ये सर मैं ये वाला पार्ट नहीं समझा, मतलब F माइनस का क्यों कम होता है? हाँ देखो ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको जैसे बताया था, IE1, IE2, IE3, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ना, या तो ये जो रहेगा F माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी, ये इसके और पहले रहेगा ना। ओ यस सर, यस सर। सो बट ये तो फिर नॉर्मल एलिमेंट्स का होना चाहिए ना, बट F का तो 10 हो जाएगा ना फिर। F का क्या हो जाएगा? सो F माइनस बहुत स्टेबल हो जाएगा ना और कॉन्फ़िगरेशन। नहीं ना, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट जब ये आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन हो रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा है, दैट इट इज अबाउट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यस सर, यस जब सर। कटायन बनता है, ठीक है, तो कटायन के केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होता है, तो यस वी से दैट आयनाइजेशन एनर्जी जंप्स, बट अनायंस के लिए ये नहीं होता। अनायंस के केस में इनफैक्ट क्या होता है कि एक आइसोलेटेड एटम है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस का जितना पुल रहना चाहिए वो एडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना नहीं रहता है, क्यों? बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होते हैं। ओके सर। सो एंड उसका सर एक और चीज़ था सर, जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आओगे डिस्कस करने में, तो सर मुझे एक बार एक्सेप्शन एक बार बता देना सर, बहुत कंफ्यूज हो रहा है उसमें। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है, विद इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बिटवीन F माइनस एंड Cl माइनस, F माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी और Cl माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या ऑर्डर रहेगा? इसमें अगर आप आंसर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा Cl माइनस F माइनस से बड़ा है, ठीक है, बट इट काइंड ऑफ डिफाइज द कॉमन लॉजिक, ठीक है। द थिंग इज दैट because it is an exception of electron gain enthalpy, that is why Cl minus is coming greater than F minus, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना, कॉमन लॉजिक कई बार इस तरीके से लगता है कि F माइनस का Cl माइनस से ज्यादा होगा, वाई? बिकॉज साइज ऑफ F माइनस इज लेसर, ठीक है, एक ऐसा कॉमन लॉजिक लगेगा, बट ये गड़बड़ है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली that it is an exception of electron affinity, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, ठीक है, विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा H Eg ऑफ F, ठीक है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन माइनस आयन Cl माइनस आयन will be equal to mod of delta H Eg of Cl, and we know, ठीक है, because of the exception that delta H Eg of chlorine का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is greater than that of fluorine, ठीक है, that is why
ionization energy of Cl minus is greater than ionization energy of F minus. समझ में आया यश? ठीक है. So ये एक बुकलेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना था. ठीक है. अच्छा, डीपीपी 1 में से बता दो. डीपीपी 1 में से एनी क्वेश्चन? हाँ. सो ये एक्सेप्शनल केस था ना हर्ष, इसके लिए मैंने आपको बताया, इसीलिए आप इसको यहाँ पे ध्यान रखना. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इसलिए मैंने आपको बताया दैट एक्सेप्शंस पहले याद आने चाहिए, ट्रेंड बाद में याद आना चाहिए, तभी यू विल बी बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर. क्योंकि क्वेश्चंस में जनरली एक्सेप्शन पूछे जाएंगे और आप नॉर्मल ट्रेंड के बेसिस का आंसर करोगे तो यू माइट find yourself scoring negative marks. ठीक है. अच्छा, देन डीपीवी मैंने भेजा है ना ग्रुप पर, तुमको नहीं मिला क्या रुद्र? क्यों? ग्रुप पे मैंने भेजा था, लास्ट वीक ही भेजा था. तुम लोग क्या डाउट ग्रुप पर नहीं एडेड हो क्या? जो डाउट ग्रुप है 7 जुलाई, सर ये न्यू सपोर्ट वाला, मुझे जहाँ तक याद है मैंने भेजा था. नहीं भेजा था क्या? If I remember correctly, तो मैं सिर्फ बोल के ही रह गया था क्या, या फिर मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे भेजा होगा? कहीं ना कहीं तो भेजा होगा एक बार ऐसा. ओहो, आई थिंक नहीं भेजा, स्किप हो गया दिमाग से. ठीक है, आई थिंक माय बैड. आप लोग मैं आज भेज दूंगा फिर. हाँ मैंने आई थिंक या तो भेजना भूल गया, गलत ग्रुप पे भेज दिया. आई विल सेंड दोज डीपीपीज, वी विल कीप दैट एज टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है, तो बुकलेट डिस्कशन तो हो गया. अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पे आ जाते हैं. सो आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये रिकॉर्डिंग देखा होगा. ठीक है, इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल डाउट्स क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं. All right, so when you will be talking about the part of electronegativity, ठीक है, इसमें प्राइमरीली आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा होगा. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे आपने खास, बिकॉज एप्लीकेशंस वाला पार्ट इसका क्रूशियल रहेगा. वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आप देखोगे, आज मैं सेंड करूंगा तो आप फिर ट्राई करोगे तो इसके क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. So anyways, the starting part would have been the definition. ठीक है, the definition part of electronegativity is something which is subjective in nature. It is not as technical as जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन पढ़ा था. Right? It is a slightly loose definition because it talks about the tendency of an element to attract a shared pair of electrons towards itself. ठीक है, when
it forms covalent bonds. So based on the definition, okay, you would have got some sense of what electronegativity is. However, it is not something which is as technically defined as ionization energy and electron gain enthalpy. Okay. Now, post understanding its definition, okay, you would have like understood an example of what role electronegativity plays. Okay. So in this, you would have highlighted the creation of partial charges on a molecule. These partial charges, they actually influence. क्या आप लोगों ने notice किया होगा ये HCl का example in which chlorine is more negative, there's a shared pair of electron and that is shifted towards chlorine, making it partial negative and hydrogen is partial positive. ये ऐसे delta का symbol use करते हैं हम लोग. This is called as delta positive, delta negative, highlighting unequal distribution of the probability of finding an electron. Okay, the probability of finding these two electrons, it will be more towards the chlorine side as compared towards the hydrogen side. That is why this side has more electron density, or we say partial negative charge, and this side has partial positive charge. This is something which is what we call as a polar molecule. Okay, because I said two opposite poles have been of different charge have been generated. Then after understanding about the definition of electronegativity, we work towards quantifying, okay, or calculating of electronegativity. ठीक है, हाँ, बड़ा delta that represents a big change. This delta is triangle is for big change. This small delta, ठीक है, is for this is for small change. ठीक है, ये आप देखोगे बाद में. Now, कैलकुलेशन पार्ट जो आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने इस पे आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा. सो यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मल्टीपल वेज. ठीक है, कॉमनली एक तो पॉलिंग्स मेथड कैलकुलेट करा जाता है, एक मुलिकन्स स्केल के बारे में बात करी जाती है. ठीक है, एंड एक एलर्ड, अपने को पता नहीं, आई डोंट नो इफ दिस इज द स्पेलिंग, एक एलर्ड-रॉचर स्केल भी रहता है ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसमें से एक्चुअली ये दो, ठीक है, आर द कॉमन वंस. ठीक है, इन दो के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, एंड उसमें भी पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, ऑफ ट्राइंग टू क्वांटिफाई. ठीक है, दिस इज बेसिकली quantify what electronegativity is. ठीक है, सो पॉलिंग स्केल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, and couple of points that you would have realized while discussing Pauling scale is that it is based on bond energy data, and it is something which is it gives you the relative measure of electronegativity. मतलब it gives you the difference in electronegativity between two elements.
ठीक है, एंड इसका आपने फिर फॉर्मूला भी देखा होगा किस तरीके से इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है, एज पर पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना। सो इन विच ऐसे डेल्टा ई एन, ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है उसका मॉड वैल्यू was found out to be 0.208 under root of certain bond energy data. Bond energy data was bond energy of AB minus the geometric mean of bond energy of AA and bond energy of BB. Okay, basically what this entire Pauling scale was about, that this electronegativity difference between two elements, it kind of increases the bond energy because of this unequal distribution of charge, and as a result जितना ये difference रहेगा between the actual bond energy of a molecule versus what it would have been if say there was no electronegativity difference, that is what is directly related to the electronegativity. And in this formula, okay, do not forget the units part, that all this bond energy data, if you find out and have to solve, it should be in the units of kilocalorie per mole. Okay, वो units वाला part मत भूलना. Now what is more relevant, ठीक है, rather than this derivation, ठीक है, derivation भले ही आपने देख लिया हो, समझ लिया हो, but what is more important in case of electronegativity is the values, ठीक है, of electronegativity of element. ठीक है, तो ये values आप डेफिनेटली ध्यान रखना पॉलिंग स्केल पर। जो क्रूशियल एलिमेंट्स है उनका मैंने आपको बोला रट्टा ही मारना है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शंस, ये सब नहीं मैटर करने वाले हैं। वी डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट दोज एस्पेक्ट्स। यू रियली नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in Pauling scale for certain important examples. जैसे फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अप्रोक्सीमेटली 3 रहेगा, ठीक है। देन ब्रोमीन का आई थिंक 2.8 है, ठीक है। कार्बन एंड सल्फर का 2.6 है, आयोडीन अराउंड 2.5 है, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस आर क्वाइट सिमिलर अराउंड 2.1, ठीक है। अल्कली मेटल्स, ठीक है, लाइक लिथियम, इसका अराउंड 1 है, और इसके नीचे जाते जाते हैं अल्कली मेटल्स और इसके नीचे रहेंगे। तो ये आप डेफिनेटली ध्यान रखने हैं, ठीक है। दीज आर वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर, रट्टा मार लेना है। आप अभी नहीं मारोगे तो फोर्सफुली मैं पढ़वाऊंगा ही सही, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस एंड ऑल देखेंगे तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, ठीक है। देन मुलिकन स्केल के बारे में भी ध्यान रख लेना। मुलिकन स्केल is an absolute measure of electronegativity, in which it says that the electronegativity of an element is an average of its ionization energy and electron affinity, ठीक है। हाँ बोलो पृथ्वीराज। Sir, in Pauling scale, the electronegativity is found with respect to hydrogen, right? नहीं, with respect to fluorine actually. Fluorine is assigned a value of 4. Okay, sir. एंड प्राइमरी रीजन उसका ये है कि फ्लोरीन को 4 असाइन कर दिया ताकि बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव नहीं आ जाए, Okay. ठीक है। दे वांटेड टू कीप अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली।
सो मुलिकन स्केल एक और प्रेजेंट किया था in order to describe the electronegativity of element. ठीक है, these values that I have written are based on Pauling scale. ठीक है, although we should remember the interconversion between Pauling scale and Mulliken scale. ठीक है, so this is something where Mulliken scale का values are 2.8 times the electronegativity in Pauling scale. ठीक है, Pauling scale is equal to electronegativity in Mulliken scale upon 2.8, or you can think of it the other way around. ठीक है, then after understanding about this, the values, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर factors affecting electronegativity के बारे में बताएं. ठीक है, इसमें आपने नोटिस करा होगा that the 4 factors that have been mentioned, ठीक है, size, Z effective, ठीक है, they are pretty obvious, straightforward. ठीक है, then oxidation state, ठीक है, oxidation state ये आपको वैलेंसी की तरह ही ट्रीट करना है अभी के लिए. ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा. दिस वुड हैव बीन प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव स्टेट बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और अगर नेगेटिव स्टेट बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वुड डिक्रीज. ठीक है, ये लास्ट वाला फैक्टर जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम. ये आपको बाद में ही बताया जाएगा. ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टेंशन मत करो. This is to be discussed when we are going to talk, and it will be a very important factor. It is actually going to play a very important role in certain comparisons. So it is going to be an important factor, but ये chemical bonding chapter के टाइम पे ही डिस्कस करेंगे कि ये परसेंटेज एस कैरेक्टर होता क्या है. ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बताया था फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लेना क्या क्या रहेंगे, बट ट्रेंड्स and exceptions are nowhere required. ठीक है, हाँ सुमित. And what is more crucial is the application part. ठीक है, so I think जो रिकॉर्डिंग आपने देखी थी उसमें एप्लीकेशन पार्ट था. Were there application of electronegativity? I think partially applications आपने देखे होंगे. ठीक है, कुछ कुछ applications ही देखे होंगे. One you would have talked about percentage ionic character का application. इसका फॉर्मूला ध्यान रखना. This will be 16 times delta En plus 3.5 times delta En का स्क्वायर. ठीक है, देन बॉन्ड लेंथ के बारे में भी आपने इसमें देखा होगा that the distance between two atoms having electronegative difference is less than the sum of their individual radius. ठीक है, in fact that distance is equal to the sum of their individual radius minus some value which is related to the electronegativity difference between the two. ठीक है, एंड इसमें ये भी जरूर नोटिस करना यूनिट्स का एस्पेक्ट, दैट ये जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रेडियस है ये सब एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में मेजर हो रहा है, तभी ये 0.09 फैक्टर यूज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर बॉन्ड एनर्जी के लिए था कि 0.208 फैक्टर कब यूज करेंगे, जब किलो कैलोरी पर मोल में होगा.
अगर आप ये यूनिट चेंज कर दोगे तो ये फैक्टर भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, ठीक है। And then another application which you might have seen would have been of bond energy, ठीक है, जिसका एक्चुअली फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख लिया था, दैट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में थोड़े बहुत और फैक्टर्स रहेंगे, ये आई थिंक आप लोग नेक्स्ट इसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाला फैक्टर भी था क्या इस वाले में? वर यू ऑल्सो एबल टू सी इन दिस रिकॉर्डिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स? अच्छा नहीं, ठीक है, तो ये नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन रहेगा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो एज अ नाउ टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच these videos first, ठीक है। वीडियोस मतलब एक ही वीडियो भेजूंगा मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप होमवर्क अटेम्प्ट करना, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसा कर सकते हो, ओके लेट मी एक्चुअली डू दिस थिंग फॉर यू, लेट मी पुट दिस ahead in this manner, that target for next class, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप डीपीपी करना, ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना जो जो पढ़ा था अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले, ठीक है, आफ्टर रिवाइजिंग पोर्शन बिफोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें डीपीपी 1 2 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन नहीं है अभी, तो ये आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद में यू वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग नंबर 9 जो रहेगा वो भेजूंगा आपके सामने, तो वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसके ऊपर डिटेल करेगा, उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताएंगे हम लोग, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा आई थिंक। एंड देन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्डिंग दैट यू वुड हैव वॉच, डू होमवर्क फ्रॉम बुकलेट, ठीक है। वो कौन से क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, which questions you can attempt based on this, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इनको अटेम्प्ट करने में, मतलब आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टिल थर्सडे, आपका नेक्स्ट क्लास है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। प्लीज एंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग दिस रेगुलरली, जितना आप क्वेश्चंस करोगे साथ में उतना ही प्रैक्टिस होता रहेगा, एंड क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। इसमें पीरियोडिक में जस्ट ऐसा नहीं है कि रट्टा ही रट्टा मारना है, इसमें भी क्वेश्चन करने की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यू विल हैव टू थिंक ऑफ एक्सेप्शंस बिफोर द ट्रेंड्स, दैट हेल्प्स इन improving your chances of answering the question correctly. You will have to read all options carefully before being very confident about one of the options and marking it, ठीक है। धीरे धीरे आपके सामने आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ऑल राइट, इसके अलावा एनी डाउट्स यू वुड वांट टू आस्क? हाँ बोलो सुमित। हेलो सर। हाँ बोलो सर, जेनॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा? सो जेनॉन का मेजर हो सकता है, इनफैक्ट आपने बुकलेट में होना चाहिए आई थिंक जेनॉन, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड्स बनाता है, तो जेनॉन का रिपोर्ट करते होंगे। जेनॉन का अच्छा इसमें नहीं है, मिल जाएगा जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज जेनॉन मेक्स कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मिल जाएगा आपको। सर और एक डाउट था। हाँ सर, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेक्निकली फ्रैंक्शियम का आना चाहिए ना? हाँ, बट वही है ना, मैंने बताया कि फ्रैंक्शियम क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है, तो हम लोग फिर लाइक
जो बेसिक डिस्कशन है हमारा उसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी। ओके सर। हाँ बोलो यार हर्ष। हेलो सर। हाँ सर वही सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एक्सेप्शन एक बार समझा दो ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ मैं करता हूँ अभी, लास्ट में तुम्हारा ही लेता हूँ अभी, एक बार इसका भी क्लियर कर लेते हैं। यश तुम बता दो। सर तो मुझे ये नहीं समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन नाइट्रोजन के सिमिलर क्यों। क्लोरीन किसके सिमिलर है? नाइट्रोजन। अच्छा नहीं नहीं, सो ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भाई मैंने बताया दैट इसमें आपको ज्यादा ऐसा दिमाग नहीं लगाना है इन टर्म्स ऑफ कि हाउ द ट्रेंड्स आर एग्जैक्टली गोइंग लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन। ठीक है, इसमें अब कैसा है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो क्लोरीन और नाइट्रोजन का अगर सिमिलर सा आ भी गया तो दैट इज जस्ट बिकॉज द टू फैक्टर्स ऑफ z effective and size would have kind of balanced out. ओके सर। सर एक और कि बोलो। अरे म्यूट हो गया, एक मिनट वापस से अनम्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ सर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला समझा नहीं मुझे कि पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो En कैसे पड़ेगा। क्योंकि अब z इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना, मतलब जैसे Fe है और Fe2+ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, z इफेक्टिव किसका ज्यादा रहेगा, Fe2+ का। तो it will be able to attract more if there is a shared pair of electron in its vicinity. ओके सर। All right, हाँ अब तुम देख लो हर्ष, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में तुम समझना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस क्या हैं। सो मतलब उसमें like are you having a hard time remembering those exceptions or are you having a hard time trying to understand those exceptions? So इसमें हाँ मतलब the thing is that जब हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं उसमें जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब मैंने आपको फोकस करने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसमें एक सेट ऑफ एक्सेप्शंस तो आपको ये याद रखने कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे। ठीक है, देन मैंने बोला था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैंगनीज, इनके केस में भी याद रख लेना दैट डेल्टा एच ई जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों हो रहा होगा उसके लिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया था दैट जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ रहा है तो उसमें it is that the electron is experiencing attractive as well as repulsive forces. ठीक है, अब जिन केसेस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गए, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होगा। क्यों? बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करता है। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट इज व्हाट वी आर सीइंग एज द फाइनल आंसर। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, एनर्जी ओवरऑल कम ही होता है, बट इन सर्टेन केसेस ये रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो उन केसेस में
you have positive values of electron gain enthalpies. And these are certain examples which you will have to keep in mind. Now, focusing primarily on नॉन मेटल्स पार्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सेप्शंस आपको नोबल गैसेस के केस में दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एंड नाइट्रोजन फैमिली में जहां पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी. इवन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सब के केस में भी जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल डेल्टा एच ईजी नेगेटिव आ रहा है, बट द थिंग इज दैट एडेड इलेक्ट्रॉन is not something which is well accepted by these elements. So जो energy release भी हो रहा है उसका magnitude काफी कम है, ठीक है. Then similarly आप यहाँ पे notice करोगे alkaline earth metals and zinc, cadmium, mercury में भी जो outer electron configuration है वो ns2 ही है, ठीक है. यहाँ पर ns2 n-1 d10 भी है, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय दीज एटम्स, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट इनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रहा है. या फिर अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखोगे तो बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए पॉजिटिव आ रहा है, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के लिए नेगेटिव आ रहा है, बट जो नेगेटिव आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है, ठीक है. So that is the reason why in these elements the added electron is not quite accepted, ठीक है. अब इसके अलावा जो एक्सेप्शंस थे वो आपको और विद इन पी ब्लॉक मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप आप जब सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जा रहे हो तो उसमें बिकॉज ऑफ द लोअर और लेसर साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं होता, उससे कम एनर्जी रिलीज होता है, तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रहता है, ठीक है. फ्लोरीन का क्लोरीन से कम रहेगा, ठीक है. समझ में आया ये इतना? ऑलराइट, तो ठीक है. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. इंश्योर आप ये पहले इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस कर रहे हो. आई विल सेंड द डीपीपी रिकॉर्डिंग एंड द होमवर्क टू बी डन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास ऑन थर्सडे, ठीक है. ऐसा नहीं कि अगेन टेस्ट आ रहा है तो फिर आप होमवर्क नहीं करोगे. हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो रुद्र? ऑलराइट. हाँ, इसमें बार बार देखो रिवाइज करते रहोगे ना तो यू विल बिकम कंफर्टेबल. अभी स्टार्टिंग में इनर्शिया रहता है, बट अगर आप रिवाइज करोगे while doing your homework तो then after couple of iterations it will become very easy going. then फिर ऐसा भी होगा कि थोड़े टाइम बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाओगे तो आप वापस से चैप्टर भूल जाओगे, ठीक है. भूल जाते हो मतलब इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं रहती है बहुत सारी चीजें कई बार, तो मुझे भी एक बार दोबारा रिकैप तो करना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मैं बिना रिकैप करे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है. सो मुझे भी बार बार रिवीजन की जरूरत लगती है डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव सीन इट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ अ चैप्टर, दैट बार बार रिकैप लेते रहो, रिवाइज करते रहो एंड गिव और टेक योर होमवर्क लाइक टेस्ट्स, ठीक है. डोंट जस्ट
रेफर द नोट्स कि हाँ अच्छा इससे ये होगा इससे होगा, कनेक्ट द डॉट्स बाय गिविंग इट लाइक अ टेस्ट। ठीक है, ऑल राइट देन, आज के इतना डिस्कशन काफी है। विल सी यू ऑन थर्सडे नाउ, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।